मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा जी। कि वर्दा सिकंदर से कंसल्टेंट क्लिनिकल डाइटिशियन बनने का जो सफ़र है वो आपने कैसे तय किया? जी, ये बहुत खूबसूरत जर्नी थी। ऑब्वियसली आई स्टार्ट विद अ स्मॉल सेटअप, एक जो है वो आम छोटा सा क्लिनिक था जिधर जो है वो कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन से बैठ के डिफरेंट जगहों से इंटर्नशिप्स करके तो जो है वो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट की और उसके साथ साथ मुख्तलिफ पेशेंट्स फ्री मेडिकल कैंप्स कर के तो जो है वो ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम सर्विंग ऑलमोस्ट 4 हॉस्पिटल्स। उसके साथ साथ जो है वो अब मैं एक मीडिया पर्सन भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एक्सपर्टीज़ इन ऑल दी न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आपको ये कैसे ख्याल आया कि मैंने एक डाइटिशियन बनना है? अच्छा, होता क्या है कि अमूमन ना मैं बड़ा ऑब्ज़र्व करती होती थी, जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं, जी ये ठंडा खाना है, अब ये गर्म खाना है, ये बॉडी में ये अफेक्ट डालेगा, मतलब तो आई थॉट कि फूड इज़ अ इंटरेस्टिंग थिंग। और उसके बाद जैसा कि एक चीज़ हम हमेशा सुनते हैं कि हमारी ज़िंदगी का दारोमदार हमारी खुराक पे है, तो जब इसको डीपली ऑब्जर्व किया तो मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ मोस्टली जितनी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप डायबिटीज़ देख लें, हाई कार्ब्स की इनटेक की वजह से है। उसके बाद अगर आप यूरिक एसिड का मसला देख लें, हाई प्रोटीन की वजह से है। इसी तरह अगर हड्डियाँ ख़राब हैं, कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो अगर प्रिवेंशन पे काम किया जाएगा, फूड और न्यूट्रिशन जो है वो बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली सेहत जो है वो बहुत बेहतर होती चली जाएगी। सो आई चूज़ दिस फील्ड बाय माय ओन चॉइस और बड़ा पैशनेट होके। और अब जैसा जैसा वक्त आ रहा है, ऑर्गेनिक दौर आ रहा है और बहुत ज़्यादा हमारा जो वर्ल्ड अब रेवोल्यूट कर रहा है दोबारा डाइट की तरफ, दोबारा ऑर्गेनिक खानों की तरफ और हर चीज़। ठीक है, तो इस वक्त जब आप क्लिनिकल डाइटिशियन की प्रैक्टिस करती हैं, जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन की क्या स्ट्रेंथ है कि जो डायबिटिक में कन्वर्ट हो चुके हैं या प्री डायबिटिक हैं, यानी शुगर के दायरे में जा चुके हैं या जाने वाले हैं, इनके लिए आपका क्या पैगाम होगा कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आप शुगर से बच सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो एक बड़ी अहम चीज़ होती है, हमारे यहाँ डायबिटीज़ हो जाती है ना तो पेशेंट के अंदर जी हुन में मुक गया, हुन में कमज़ोरी भी होनी है, मेरे गुर्दे भी ख़राब होने ने, ब्रेन रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि अब जी शुगर हो गया ना तो अब मसला। देखिए, कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, अब वो आपको बीमारी हो गई है, दैट्स ओके, आप उसकी मैनेजमेंट करें। उस बीमारी की मैनेजमेंट आप प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन से करते हैं तो आप उसकी कॉम्प्लिकेशन तक नहीं पहुँच सकते। तो कॉम्प्लिकेशन जैसे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है, वो लोग उस स्टेज पे पहुंचते हैं जो अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते। आपको पता है आपको शुगर है, आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, आप सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें खा रहे हैं। अच्छा, डायबिटिक जो पेशेंट प्री डायबिटिक हैं या फिर हो चुकी है, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्ती मैं 3 टिप्स बताऊंगी। अगर वो अपनी ज़िंदगी में इनको ले आते हैं तो ना सिर्फ उनकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, प्री डायबिटिक है तो शुगर रिवर्स भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि आपने करना क्या है कि सुबह जिस टाइम आप उठते हैं उस टाइम आपने खाली पेट फाइबर का इंटेक करना है। अब जब आप खाली पेट फाइबर का इंटेक क्या करेंगे तो आपकी जो ग्लाइसेमिक लेवल है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो फिर जब नाश्ते में अमूमन रोटी वगैरह कार्ब्स होते हैं तो उससे जब आप कार्ब्स लेंगे तो आपकी शुगर जो है वो हाई नहीं होगी। आप फाइबर के सोर्स में आप क्या कर सकते हैं, जैसे चिया सीड पानी में डाल के ले सकते हैं, तुखमलंगा पानी में डाल के ले सकते हैं। अच्छा, ये चिया सीड और तुखमलंगा में क्या डिफरेंस है? अच्छा जी, इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग, लेकिन न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से फ़र्क है। अब जैसे तुखमलंगा है, जिन लोगों को घुटनों के मसले हैं या फिर बोन डेंसिटी उनकी ऑलरेडी कम है तो उनको वो अवॉइड करने चाहिए, जबकि चिया सीड जो है वो कैल्शियम एनरिच है, हाँ, और फाइबर का जो कंटेंट है वो चिया सीड ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है, और ख़ास तौर पर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन के इस तरह के मसाइल हैं उनके लिए भी जो है वो चिया सीड बहुत ज़्यादा मुफीद। तो एक तो कोशिश करनी है कि खाली पेट हमने फाइबर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो नाश्ता है, नाश्ते में आप कार्ब्स का जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन वो वाली कार्ब्स इस्तेमाल करनी है हमने जिसके अंदर फाइबर मौजूद है, जैसे कि जौ का दलिया इस्तेमाल किया जा सकता है, मल्टीग्रेन के आटे की रोटी। खाली जो गंदम है, जो ग्लूटेन है, वो हमारी शुगर को स्पाइक करता है, तो आपने क्या करना है कि मल्टीग्रेन आटे की शुगर जो है वो इस्तेमाल करनी है। उसके बाद सेकेंड चीज ये आ जाती है फिजिकल एक्टिविटी।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने नहीं करनी। और शुगर वाले पेशेंट जो है अक्सर पेट निकला होता है, बहुत ज्यादा मीठा खा रहे होते हैं, कहते हैं कोई नहीं हम शुगर की गोली खाते हैं, हम इंसुलिन लगाते हैं, इस वजह से है ये मसला, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप डायबिटिक हैं, आपका ग्लाइसेमिक लेवल एक्सट्रीमली स्पाइक रहेगा और फिर जो है वो आप साथ इंसुलिन भी लगा रहे हैं, तो उस वजह से तो फिजिकल एक्टिविटी हम जितनी करते हैं तो उसमें फूड इमिट टाइम को मेंटेन करना। फूड इमिट टाइम हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं? जब आपने एक तो अपने खाने के वक्फे का ख्याल रखना है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना 4 से 6 घंटे का फर्क होना चाहिए। उसके बाद 11-12 बजे आप एक स्नैक ले सकते हैं जिसके अंदर आप कोई लो ग्लाइसेमिक फल, हमारे पास अगर मैं बताती चलूं जो हाई ग्लाइसेमिक फल हैं उसमें आम आ जाता है, अंगूर आ जाता है, केला आ जाता है। ये 3 फल शुगर वाले पेशेंट ने परहेज करने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से ऊपर। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है तो फिर आप इन अ ब्लू मून, जैसे महीने में 1-2 मरतबा उस टाइम पे आपने रोटी साथ कोई भी कार्ब वाली चीज़ इस्तेमाल की तो आप कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ 3 WPs आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें अगर आप डायबिटिक हो चुके हैं। एक वाइट फ्लोर, सफ़ेद मैदा, उससे बनी तमाम अशिया वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करती हैं। ये तो सारी बेकरी बंद हो जाए। जी, तो देखें जी बेकरी बंद करनी, आप मल्टीग्रेन आटे की घर में बेक गुड्स बना सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास आ जाती है वाइट शुगर। सेकंड, वो वाइट चीनी जो है उसको ख़त्म कर दें। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी डायबिटिक पेशेंट है, शहद, शक्कर, ये चीज़ें, गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर कंटेंट उनमें भी मौजूद है। आप सिर्फ नेचुरल फ्रुक्टोज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी लो ग्लाइसेमिक। और उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है वाइट सॉल्ट। जितना ज़्यादा हम वाइट सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं तो शुगर की वजह से आपके अंदर ब्लड प्रेशर होने का ख़तरा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का ख़तरा और गुर्दों पे शुगर आने का जो है वो ख़तरा हो सकता है। तो इस वजह से ये 3 टिप्स अगर हम कर लें और साथ अपना वेट मैनेज कर लें तो शुगर बिल्कुल कंट्रोल रह सकती है। ठीक हो गया। एप्पल साइज मोटापा है, एप्पल शेप जो है जी, एक लोग कहते हैं नाशपाती वाला जो मोटापा वो ज्यादातर फीमेल में होता है। हाँ बिल्कुल। तो एप्पल वाला ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत नाशपाती अच्छा, वाला मोटापा। अब ना इसमें थोड़ा सा ना एक आ जाता है मर्दों और खवातीन का फर्क। अब मर्दों में अगर पेट वाला मोटापा है वो ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन खवातीन में अगर लोअर एब्डोमेन जैसे नाशपाती वाला वेट ज्यादा है तो वो खवातीन के लिए वो भी खतरनाक है। उनके अंदर चूंकि वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो है। जी। और आप ये समझती है कि लोअर बेली फैट भी उतना ही खतरनाक है जी जितना कि अपर बेली अब देखिए मोटापा ये समझ के खुश ना हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं है, मेरा तो लोअर बिल्कुल कहीं पे भी आपकी चर्बी ज्यादा है वो आपको उस टाइम पे मसला नहीं कर रही, लेकिन वक्त के साथ साथ जब वो बढ़ती जाएगी तो वो आंतरों के जरिए मुख्तलिफ जगहों पे इकट्ठी हो सकती है और मसाइल कर सकती है। अच्छा, अगर डॉक्टर वर्दा अगर कोई मरीज रिवर्सल ऑफ डायबिटीज पे है और वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहता है तो एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन आपका क्या मशवरा होगा? जी बहुत ज़बरदस्त आजकल हम एक चीज़ और ये स्ट्रेटजी सुनते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, आम ज़ुबान में हम रोज़ा रखना, ठीक है। अब इससे फ़ायदा ये हो जाता है हमारा मैदा, हमारी जो शुगर की रेजिस्टेंस हुई हुई है तो वो जो है वो ख़त्म हो सकती है। उसके साथ साथ ना सिर्फ वज़न कम करने वाले प्री डायबिटिक और गेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स उनकी शुगर रिवर्स भी जो है वो इससे हुई है। तो आपने करना क्या है कि रात 8 से सुबह 8 तक कुछ नहीं खाना, जो मिडनाइट स्नैकिंग है ना उसको हमने छोड़ देना है और रात 8 से सुबह 8 तक कुछ नहीं खाना। तो उससे ये होगा कि हमारी शुगर की रेजिस्टेंस और हर चीज़ जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। अच्छा, होता कि हमारे पास 3 तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग, कई लोग शुरू में 11 घंटे की करते हैं, फिर कुछ लोग 14 घंटे की, कुछ 18 घंटे की। अच्छा, 18 घंटे की, 14 घंटे की आपने बगैर अपने माहिर ग़िज़ायात वो रिकमेंडेड नहीं है, वो नहीं रिकमेंडेड है क्योंकि वो स्पेसिफिक बीमारियों में, ठीक। लेकिन आप 10 घंटे की, 8 घंटे की कोई भी इंसान इजीली कर सकते हैं और वो रात का वक्त है, बस आपने रात को जागना नहीं है, मोबाइल इस्तेमाल करना ताकि आपको भूख ना लगे। ठीक हो गया। अच्छा वर्दा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जी जी जिनको हम ये समझते हैं कि उनको फैट से रेलिवेंट बीमारियां होती हैं, चर्बी से रेलिवेंट। जी। अब चर्बी वाली बीमारियां जैसे कोलेस्ट्रॉल समझ लें, कोलेस्ट्रॉल की दवाई अगर आप खाने लगे तो आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी जी। लेकिन अगर बाहर से आप फैट का इंटेक बंद कर दें और अंदर वाला जो फैट है वो तो कंज्यूम हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, तो कोलेस्ट्रॉल वाले मरीजों के लिए आपके अपने क्लिनिकल ट्रायल में डाइट पैटर्न क्या होता है? अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि जो फैट है ना, अब जैसे उसकी 2 किस्में हैं।
एक गुड फैट, एक बैड फैट। गुड फैट जैसे हम कहते हैं HDL, बैड फैट LDL। अब आपने करना क्या है कि जितनी तली हुई चीज़ें, जितनी प्रोसेस चीज़ें, जितनी सफ़ेद मैदे के साथ तेल में इकट्ठी हुई चीज़ें, उन सबको बंद कर देना है। और वो चीज़ें जिनके अंदर अच्छा फैट है, जिनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 मौजूद है, जैसे जैतून का तेल है, देसी घी है, नट्स हैं, मछली है, इनके अंदर मौजूद अच्छा जो HDL वाला तेल होता है वो हमारे LDL को जिस्म में ख़त्म करने में हेल्प करता है। लेकिन ये नहीं है कि अब अक्सर होता है कि हम पेशेंट्स को बताते हैं जी आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, या लोग शोज़ वगैरह पे सुनते हैं तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं कि गोया हमारे अंदर की सारी चर्बी। तो अगर अच्छा फैट भी ज़्यादा होगा तो वो मोटापा कॉज करेगा। तो आप मॉडरेशन में जो है वो, और उसके अलावा कई बार ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसका हम सप्लीमेंट भी जो है वो ऐड कर देते हैं ताकि जो है वो आपके अंदर जो एक्सेसिव फैट है वो कम हो सके। जी नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर वरदा सिकंदर हमारे साथ मौजूद थी और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर डॉक्टर साहब आपको ही रहनुमाई करने की कोशिश कर रही थी। जैसे कि डॉक्टर साहब से मैंने एक सवाल किया और पूछा कि मोटापा एक आम आदमी किस तरह जाने कि मुझे मोटापा है, तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि जितनी आपकी हाइट है उसको आपने इंचेस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी हाइट जो है वो 6 फुट है और उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तकरीबन आपकी कोई इंचेस में जब आप करेंगे तो 72 बन जाएगी। इसको आप जब डिवाइड करते हैं तो फिर ये इसका जो हाफ है वो अगर आपकी वेस्ट है तो समझ लें अगर उससे ऊपर आपकी वेस्ट है तो आप मोटापे का शिकार हैं। आम अगर जो इंटरनेशनल सोसाइटी ने आजकल एक गाइडलाइन बनाई है उसमें अगर मेल है या फीमेल है, मेल अगर अपने ड्रेस के बगैर एक नॉर्मल पोजीशन पे होते हुए इंची टेप के साथ अपने सेंट्रल पॉइंट के ऊपर से अगर अपनी वेस्ट को चेक करें तो मेल की जो है वो 36 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर फीमेल है तो उसकी 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर होती है तो वो ओबीज़ में उनका वो कंसीडर होते हैं, तो फिर उनको अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि हमारे पास चूँकि आजकल हमारी बड़ी रिसर्च है मोटापे के ऊपर और हम इंटरनेशनल सोसाइटीज़ के साथ काम भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी मोटापे का मरीज़ आपके क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है तो आप जो उसके बेसिक टेस्ट लेते हैं जी, वो आप कौन से टेस्ट करती हैं? एक आम आदमी आपके पास आए तो मोटापे का क्या टेस्ट करवाते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो लिपिड प्रोफाइल कराई जाती है, CBC कराया जाता है। कई बार आयरन की कमी से भी जिस्म सूज रहा होता है। उसके साथ साथ अगर जिगर के गिर्द ज़्यादा चर्बी है या पेशेंट आके कंप्लेन करता है मेरे हाथों पैरों से हीट निकलती है, खाना खाते हुए ज़रूरत से ज़्यादा माथे में पसीना आता है, हर टाइम घबराहट रहती है, तो उसमें ALP और ALT लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, और उसके अलावा उसमें आप LFT कंप्लीट जी कंप्लीट करा लेते हैं। उसके अलावा अगर आपकी खुराक ज़्यादा नहीं है, आप वॉक भी करते हैं, फिर भी आपको मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस सूरत में हम लोग हाइपोथायराइडिज्म का जो है वो टेस्ट कराते हैं कि उस वजह से शायद वज़न ना बढ़ा हो। और सबसे ज़रूरी टेस्ट जो कि हमारे पास क्लिनिक में ही होता है वो होता है BMD का टेस्ट। BMD का टेस्ट या डेक्सा स्कैन, उससे पता लग जाता है कि आपके जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितने, हाँ कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन कितनी है, फैट कितनी है, और वो आपकी कंप्लीट डिटेल जो है वो दे देता है। ठीक हो गया। तो आप ये समझती हैं, और आज के दौर में अगर हम बात करें तो माएँ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आती हैं, वो कहती मेरा बच्चा जो है ना मोटा नहीं होता, इसकी हाइट नहीं निकलती। हाँ जी। और हमारे कई दोस्त भी हमें मिलते हैं तो उनके भी वो कहते हैं यार मैं तो मोटा होता ही नहीं हूँ और मैं जो कुछ मर्जी खाऊं मुझे लगता नहीं है। अंडर वेट वाले मरीजों को क्या डाइट पैटर्न रखना चाहिए कि वो हेल्दी हो जाए? अच्छा, अंडर वेट वाले जो पेशेंट्स हैं उनको सिर्फ मैं 2 चीज़ें कहूँगी। वो ये 2 चीज़ें अगर अपनी खुराक में शामिल कर लेते हैं तो फॉर श्योर 40 दिन में उनका वजन बढ़ने लग जाएगा। अच्छा। सबसे पहले तो प्रोटीन शेक। अब प्रोटीन शेक ये कोई बाजार वाला प्रोटीन शेक नहीं, आपने 2 ग्लास दूध लेना है, उसके अंदर 3 केले डालने हैं, 7 बादाम की गिरियां और 3 खजूरें, ये डाल के, और अगर ये हर घंटे बाद पीना? नहीं, हर घंटे बाद नहीं पीना, दिन में 1 मरतबा असर के वक्त या फिर अब 11-12 बजे, क्योंकि हमारे यहाँ कॉम लग जाती है। हाँ ठीक है, जी, एक ही दिन में मोटे एक ही दिन। तो आपने जो है इसका शुरू में आपने 1 आपने ग्लास, ये बताया कि 2 ग्लास दूध लेने, जी 7 गिरियां उसमें बादाम डालनी और 3 आपने उसमें बनाना यानी केले डालने और 3 खजूरें, 3 खजूरें डालनी, यानी इसमें आप चाह रही हैं कि उसको
न्यूट्रिएंट भी पूरे मिल जाए, फाइबर हाँ भी जी, मिल जाए, बिल्कुल, फाइबर और भी पूरा मिनरल्स भी मिल जाए, मिनरल्स भी लैक्टोज और भी मिल जाए, फैट फैट भी मिल जाए, मिल जाए, प्रोटीन। बिल्कुल। तो ये कंप्लीट प्रोटीन शेक है, तो बजाय वो बाजारी डिब्बे वाले दूध लेने के आप ये प्रोटीन शेक का इस्तेमाल बाकायदगी से 40 दिन करें तो आपका वजन बेहतरीन बढ़ जाएगा। और उसके साथ दूसरी टिप ये है कि आपने कोई खाना छोड़ना नहीं, डोंट मिस योर मील्स, कि जी सुबह का नाश्ता नहीं किया, दोपहर का नाश्ता नहीं किया, रात को मैं नाश्ता कर। लेकिन अंडरवेट वालों की कोई टाइमिंग नहीं है? नहीं, यही बता रही, टाइमिंग सेम है? नहीं, टाइमिंग सेम है, उन बस कह रही हूँ कि उन्होंने कोई भी खाना मिस नहीं करना, जैसे सुबह का नाश्ता लाजमी करें, दोपहर का खाना लाजमी लें, रात का खाना ये नहीं कि नाश्ता नहीं किया, दोपहर का खाना नहीं किया, बस रात का खा लिया। तो जब वो 3 वक्त का खाना और उसके साथ 2 स्नैक्स अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका कैलोरिक इंटेक, स्टमक हेल्थ, हर चीज़ बेहतर होती चली जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये क्या समझती हैं कि जो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल है, हमारे चूंकि कंसल्टेंट तो ब्राउन ब्रेड को भी वो नहीं समझते, वो कहते हैं ये भी एक फ्रॉड है, तो ब्राउन ब्रेड जो है या आम ब्रेड में क्या इसमें फ़र्क क्या है? अच्छा, फ़र्क ये है कि जो ब्राउन ब्रेड होती है उसमें मोस्टली फाइबर डाला गया होता है और वो सफ़ेद मैदे से नहीं बनी गई होती, जबकि जो हमारे पास दूसरी ब्रेड है सफ़ेद, वो सफ़ेद आटे से बनी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से क्वालिटी जो है वो एश्योर नहीं की जाती, तो कई लोग कहते हैं उसमें फूड कलर्स ऐड किए जाते हैं। तो बेहतरीन जो है वो यही चीज़ है कि हम होल व्हीट का इस्तेमाल करें। अगर आपने वज़न कम भी करना है या आप पेशेंट भी है तो आप उसके अंदर जौ और चोकर का आटा मिक्स करें तो बेहतरीन आप उसकी रोटी इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर के मरीज़ के लिए बेहतरीन नाश्ता क्या होगा? शुगर के पेशेंट के लिए बेहतरीन नाश्ता जो है हमारे पास जौ का दलिया जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक मल्टीग्रेन की रोटी, उसके ऊपर एक चाय की चम्मच देसी घी की और साथ एक अंडे का इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी, और अंडा कोशिश करें कि वो फ्राइड ना हो, ऑमलेट की सूरत में करें और उसके अंदर भरपूर जो आपके घर सब्जियां मौजूद हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो सारी अंदर डालें। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप सिर्फ प्याज, अदरक, लहसुन डाल सकते हैं ऑमलेट के अंदर, आप मटर का इस्तेमाल करें, हर चीज़, बंद गोभी का इस्तेमाल करें, तो उससे आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ठीक रहेगी। और अमूमन शुगर पेशेंट को पट्ठों के बहुत मसले होते हैं, बिल्कुल, तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिज, सब्ज़ हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे तो उनका ये चीज़ बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वो मरीज़ जो बिल्कुल दवाई खाना नहीं चाहते, हमारे पास कई ऐसी आइटमें आती हैं, वो कहती हैं कि जी हमने कोई दवाई खानी नहीं है, जी जी, तो वो अपनी डाइट से शुगर को किस तरह कंट्रोल रखें? वो डाइट से अपनी शुगर, कौन सी ऐसी फेमस चीज़ें हैं जो वो छोड़ दें तो उनकी डाइट पैटर्न ठीक हो जाएगा और शुगर भी कंट्रोल रहेगी? सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया, प्रोसेस्ड फूड, बाजारी तली हुई चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल छोड़ दें। और उसके साथ साथ वो चीज़ें जिनके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, केला, आम, अंगूर और गंदम की रोटी बग़ैर चोकर के अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनका वेट बढ़ेगा। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि हमारे पास हम अक्सर सुनते हैं अलसी, हल्दी, इन चीज़ों का बहुत जिक्र होता है, तो बिल्कुल वो लोग अलसी और हल्दी को भी अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। जैसे हल्दी है उसका दूध इस्तेमाल, तो उससे शुगर की वजह से जो थोड़ी बहुत जिस्म में इन्फ्लेमेशन और दर्दें रहती हैं वो बेहतर हो जाएंगी। और अलसी जो है उनको हार्ट के मसलों से जो है वो बचाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हमारे पास जब क्लिनिकल ट्रायल में कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं मैं आड़ू बहुत ज़्यादा खाती हूँ या खाता हूँ, लेकिन हमने देखा है कि आड़ू खाने से भी उनकी शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, क्या आड़ू की क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई फ़र्क है? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप आड़ू जो है वो 2 आड़ू खा रहे हैं और वो दोनों आड़ू भरपूर पके हुए हैं और साइज में बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उससे उसका हाइट, जिस आड़ू की बात की गई वो इस साइज का है। जी बिल्कुल, लेकिन जो खाया जाता है वो इस। अच्छा, फल जो है ना, कोई भी डिजीज पेशेंट है, चाहे वो ओवरवेट है या किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई नॉर्मल साइज का फल खाएं, ठीक है, वो नॉर्मल, ज्यादा पका हुआ फल जितना होगा उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल, लेकिन अंडरवेट वाला पका हुआ खाएं। हाँ, अंडरवेट वाला वो उल्ट करेगा इसका, ताकि जो है वो सेहत बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम यहाँ पे आते हैं कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज लोगों को बहुत है, ओबीज लोगों को भी कब्ज है और शुगर वालों को भी कब्ज है। कब्ज को खत्म करने की बेहतरीन डाइट क्या होगी? अच्छा, कॉन्स्टिपेशन हमारे, अच्छा, सबसे कौमी बीमारी है और सबसे पहले बहुत ज़रूरी है हमारा जो जिस्म है ना उसको आपने कम से कम एसिडिटी उसके अंदर होने देनी है। हर कॉन्स्टिपेशन वाला बंदा कह रहा होता है मुझे साथ तेजाबियत हुई है, मुझे दर्द होती है, मैं खाना खाऊं मुझे जलन होती है, तो हमने अपने जिस्म को अल्कलाइन रखना है। अब अल्कलाइन आप किस तरह रख सकते हैं? कोशिश ये करनी है कि फाइबर का इस्तेमाल वो ज़्यादा करें, उसके अलावा
पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार है कॉन्स्टिपेशन में। आपने मैक्सिमम पानी का इस्तेमाल करना है और उसके साथ वो फल जिसके अंदर फाइबर का ज़्यादा कंटेंट मौजूद है, जैसे कि हमारे पास खुबानी आ जाती है, आड़ू आ जाता है, ये इनके अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो फाइबर जिनमें। और उसके साथ जो लोग बिल्कुल फ़ैट का इस्तेमाल नहीं करते, जी मैंने फ़ैट नहीं खाना, वज़न बढ़ जाएगा, तो आप बेहतरीन तक ये हो सकता है कि सुबह आप दलिया जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ओट्स जो है फाइबर के लिए से भरपूर होते हैं और बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं कब्ज़ में, तो आप उसके साथ उसके अंदर एक कैस्टर ऑयल का चम्मच डालें, कैस्टर ऑयल का चम्मच डालें और वो बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो कॉन्स्टिपेशन बेहतर होती चली जाएगी। और उसके अलावा सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें, जो सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें हैं उनके अंदर फाइबर नहीं मौजूद, उन्होंने गोया हमारे जिस्म में जाके ही बैठना है, तो इस वजह से वो वाली चीज़ें इस्तेमाल करें जिनके अंदर फाइबर मौजूद है ताकि खाना बेहतर हज़म हो और पानी का मैक्सिमम इस्तेमाल जो है वो किया जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्दा, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आपसे हुई, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू हुई और मुझे भी बड़ा मज़ा आया और मेरे नाजरीन ने भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने भी वो भी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच कि आप आई और आपने हमें वक्त दिया और आपने जितने भी एक्सपीरियंस थे वो आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए। नाजरीन, हमने देखा कि प्रोग्राम के पूरे हिस्सों के अंदर हमने डिफरेंट क्वेश्चन किए और कोशिश ये की कि डॉक्टर साहबा से आसान अल्फाज के अंदर आप लोगों के जितने भी सवाल जवाब हैं उनके प्रॉपर जवाब दिए जाएँ ताकि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। मुझे और मेरे गेस्ट को दीजिए इजाज़त। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा एक नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।